Hey everyone, good evening. I am SK अंकित बिफोर यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर। अभी तक आपको हमने पहला लेक्चर में 1 से लेकर के 4 तक शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर करवाया था, और आज हम लोग करने वाले हैं 5 से लेकर 11 तक शॉर्ट क्वेश्चन विथ आंसर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ये सभी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। अतः आप सभी बच्चे इसे सीरियसली देखिए और अपने नोटबुक पर लिखते भी जाएं। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आता है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए कि उन्हें भी इससे बेनिफिट होए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है कि राइट डाउन ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इन दोनों का आपको SI मात्रक और डायमेंशन यानी कि बीमा लिखना है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ से पता होगा कि फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू 2 रेस्ट चार्ज के बीच लगने वाली फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पूछा कहाँ से गया है? आपको पूछा गया एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन। तो आप क्या करेंगे? आप एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से हटाएंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करके यहाँ लाएंगे। और F जो यहाँ है, जहाँ मैंने एप्सिलॉन नॉट को ले गया, वहाँ से F रिमूव होके कहाँ जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट की जगह पर। तो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे कि अगर एप्सिलॉन नॉट को F की जगह पर रखें तो F कहाँ आएगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आएगा। और यहाँ हमारा फार्मूला आया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप यहाँ पर यूनिट प्रत्येक टर्म की पुट कर दीजिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ऐसा यूनिट आ जाएंगे। तो पुट करते हैं 1/4 पाई। इट इज ए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का ना तो डायमेंशन होता है और ना ही यूनिट होता है। तो 1/4 पाई का ना तो यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। बट यहाँ कूलम चार्ज का होता है, तो दोनों चार्ज है Q1 और Q2, तो दोनों का मात्रा कूलम मल्टीपल कूलम, तो हो जाएगा आपको कूलम स्क्वायर। अब इनके बाय में आ जाइए। तो बाय में क्या लिखा है? 4 पाई का तो नहीं होगा, बट फोर्स का क्या होगा? न्यूटन होगा। और सेपरेशन का यूनिट मीटर होता है, तो यहाँ मीटर मल्टीपल मीटर, मीटर स्क्वायर। कुल मिला के बात ये बना कि आपका एप्सिलॉन नॉट की मात्रक कूलम स्क्वायर, इसे यहाँ लेके चलते हैं तो न्यूटन इनवर्स मीटर टू दी पावर -2। ये ऐसा यूनिट है एप्सिलॉन नॉट, अर्थात परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की। आई होप कि ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक और यूनिट होता है जो काफ़ी चर्चित है और बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक। वो होता है फेराड अपॉन मीटर। फेराड अपॉन मीटर, जिसे आप फेराड इंटू मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन फ्री स्पेस होता है 8.85 इंटू 10⁻⁴
-12 और यूनिट अभी आपको कैलकुलेट करके पता चला है कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2 और एक और यूनिट मैंने बताया आपको फैराड इनटू मीटर इनवर्स। तो ये तो था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू विथ एसआई यूनिट। अब हम आपको लेकर के चलते हैं एप्सिलॉन आर की ओर। एप्सिलॉन आर अर्थात रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी माध्यम की रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी की एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जानना होगा कि एप्सिलॉन नॉट अर्थात वैक्यूम की परमिटिविटी को अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीपल करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी प्राप्त होती है। रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप देख रहे होंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनेशन होगी द परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी दो क्वांटिटी का रेशियो है, दो समान क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए दोनों के मात्रक तो सेम होंगे। एप्सिलॉन का और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो सेम होंगे, इसलिए दोनों मात्रक आपस में एक दूसरे को कट कर देगा और आपको सिर्फ बचेगा 1। अर्थात ये एप्सिलॉन आर का ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। तो आप क्लियरली इसको लिख पाओगे कि एप्सिलॉन आर दो राशि समान राशि का क्या है, रेशियो है। और जब भी कोई क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो होती है तो वो उसका ना तो यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है। तो इस आधार पे आप कहोगे एप्सिलॉन आर इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। इसी प्रकार से कुछ 11th में भी आपको क्वांटिटी बताया गया था, आप 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन, ये सब यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। अब नेक्स्ट टर्म्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है आपको कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। इक्वल मैग्नीट्यूड अर्थात समान परिमाण एंड अपोजिट नेचर या डिफरेंट नेचर चार्जेज एज +q एंड -q सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जिसको आप फिनाइट डिस्टेंस भी कह सकते हो, ऑन पेयर इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या समझे आप? आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करना है तो आप इसे क्लियरली ऐसे समझिए कि आपको इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का दो चार्ज लेना है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है +q और -q। दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में सेम है बट नेचर डिफरेंट है, और इसे बहुत ही कम दूरी पर यानी फिनाइट डिस्टेंस पर आपको क्या करना है, पेयर करना है। पेयर किसके अंतर्गत करना है, इनसाइड द, इनसाइड मतलब के अंदर, किसके अंदर, इन द आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिससे चार्ज ना तो बाहर निकल सकती है और ना ही उसके अंदर बाहरी कोई चार्ज जा सकती है, उसमें इन्हें बंद कर दीजिए। तो इसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। एज इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आपके पास एक +q चार्ज है और एक -q चार्ज है।
दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर डिफरेंट है। इसे आप पेयर कर दो बहुत ही कम दूरी पर, किस सिस्टम में? आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो आपको दिख रहा है ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू अर्थात इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर के चार्ज को क्या कर दिया है? पेयर कर दिया है। कितने डिस्टेंस पर? ये इनका ओरिजिन हो जाएगा, ये सेपरेशन L और ओरिजिन से ये सेपरेशन भी L, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल की ज्योमेट्रिकल लेंथ 12 होती है। कितनी होती है? 12। दिस इज सेपरेशन बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की इफेक्टिव लेंथ 12 होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल की इफेक्टिव लेंथ 12 होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से एक बात आपको और समझना है, जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाते हैं तो इसके अंदर डायपोल मोमेंट आ जाता है। अब आप पूछेंगे डायपोल मोमेंट क्या है? तो डायपोल मोमेंट, ये जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। क्या बोला मैंने डियर स्टूडेंट्स? कि ये जो आपने इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी वन पोल की आप मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, और प्लस क्यू दोनों पोल के बीच की सेपरेशन को उसमें मल्टीपल कर दो तो आपको प्राप्त हो जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फार्मूला प्राप्त हो जाएंगे आपको, किसी एक चार्ज ले लिए Q मल्टीपल बीच का सेपरेशन कितना? 12। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है 12। तो आपका फार्मूला आया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू 12। अर्थात अब ये जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इनकी डायरेक्शन भी होगी। तो आपको डायरेक्शन याद रखना है, माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। इन सभी फैक्टों को जो मैंने आपको बताया, ये सभी फैक्ट 7 में आपको ऑलरेडी लिखा है। मैं यहाँ ही आपको क्लियर कर दूँ इसका SI मात्रक। SI मात्रक क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? P वेक्टर का, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो Q का मात्रक होता है कूलम। अब इसे सेंटीमीटर नहीं समझना, कूलम इंटू 12, 2 का तो मात्रक नहीं होंगे बट L का मात्रक मीटर होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपको कूलम इंटू मीटर। और हाइपोथेटिकली इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डीवाई। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट का नाम था डीवाई। इसीलिए इसका एक प्रचलित मात्रक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, डीवाई। क्या होता है? डीवाई। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का प्रचलित मात्रक डीवाई होता है। ये भी आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बार बार कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। जब आप समान परिमाण अर्थात सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट नेचर के चार्ज को वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर में क्या करोगे? पेयर करोगे, तो इसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल कहोगे। क्लियर है दोस्तों? क्या कहा मैंने? फिर सुनिए। जब आप इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्ज को किसी आइसोलेटेड सिस्टम के इनसाइड पेयर करोगे तो इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक डायपोल रेडी हो जाता है तो इसके अंदर एक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है।
ये होता है आपका पी वेक्टर, और ये ओरिजिन हो गया ओ। ये सेपरेशन ओरिजिन से माइनस क्यू की एल होती है और ओरिजिन से प्लस क्यू एल डिस्टेंस पे होती है, अर्थात डायपोल की ज्योमेट्रिकल लेंथ 2L जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक मैथमेटिकल फार्मूला से डिफाइन किया जा सकता है कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक पोल के चार्ज, किसी एक पोल के मैग्नीट्यूड, अर्थात किसी एक पोल का चार्ज ले लीजिए, वो भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और दोनों पोल के बीच के सेपरेशन से मल्टीपल कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या मिल जाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पी वेक्टर इक्वल टू क्यू मल्टीपल 2L। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपको यूनिट चाहिए तो यूनिट चाहिए कूलम इनटू मीटर, इसे सेंटीमीटर भूल से मत पढ़िएगा, और इसका प्रचलित मात्रक हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डिबाई। अगर डायमेंशन की बात कोई करे तो कूलम अर्थात IT और मीटर के लिए L, ITL या ATL इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आई होप कि सभी बच्चों को ये फाइनली समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक अच्छा फैक्ट है, इसे याद रखना है। और यहाँ देख रहे होंगे आप इलेक्ट्रिक डायपोल की दो एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। एक HCl इलेक्ट्रिक डायपोल है जो केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन C और O के बीच सेपरेशन फिनाइट होती है, बहुत ही कम होता है। इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन में ऑलरेडी बड़े बड़े लैंग्वेज में मोनोपोल, डायपोल, पोलर, नॉन पोलर, ढेर सारे इनके ब्रांच थे जिसे मैंने डिस्कस करा था। बट ये आपको सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, अतः बिहार बोर्ड लेवल क्वेश्चन को आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हो, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने पहले ही डिस्कस किया था, एक बार दोबारा हम आपको यहाँ पे फिर से बता रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल, द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डायपोल, डायपोल के किसी एक चार्ज, ठीक है, का गुना किसके साथ करना है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात डायपोल के किसी एक पोल का आपको चार्ज लेना है, इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक पोल का चार्ज लेना है और सेपरेशन को मल्टीपल कर देना है, दोनों पोल के बीच के सेपरेशन को मल्टीपल कर देना है, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे डायपोल मोमेंट। और इनकी डायरेक्शन ऑलरेडी आपको पता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। हिंदी में आप देख रहे होंगे कि डायपोल के किसी एक पोल के चार्ज का मैग्नीट्यूड तथा दोनों पोल के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसे पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। फार्मूला Q × 2L वेक्टर, या नहीं तो आप इसे ही लिख सकते हो 2QL।
ऐसे ही मात्रा कूलम इंटू मीटर एंड डायमेंशन ITL और ATL भी कहा जा सकता है, क्योंकि करंट के लिए एम्पियर और I दोनों यूज होता है। डायरेक्शन इनके आपको डायरेक्शन गिवन होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या जा रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अर्थात परावैद्युत सामर्थ्य एंड रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से, और इसका ना तो मात्रक होता था ना ही डायमेंशन होता था। बट ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है इनको समझें। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वह मैक्सिमम वैल्यू, हिंदी में कुछ छूट गया यहाँ पे मैक्सिमम लगा लेना है सभी बच्चे को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वह मैक्सिमम वैल्यू तक डाइलेक्ट्रिक भंग नहीं होता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है जब तक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करने के फलस्वरूप डाइलेक्ट्रिक भंग नहीं होती है, और वहाँ पर वो सबस्ट्रेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होने लगता है। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर। जब तक आप 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर पर आरोपित नहीं करेंगे, एयर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाइड कर देंगे आप एयर पर, एयर से भी इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। यही तो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आई होप समझ गए होंगे। और ध्यान रहे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बार बार बोर्ड में पूछ ली जाती है। तो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको याद रखना है 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसा यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लाइक आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा वर्क करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन सबों का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर या फैराड न्यूटन अपॉन कूलम। रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये तो क्लियर आपको मैंने अभी बता चुका था कुछ समय पहले। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आप क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एस आई यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, इन सबों को कहता है समझाइए तथा ऐसा ही मात्रक एवं डायमेंशन को भी लिखना है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो इन सिंपल प्रश्न को हम थोड़ा फास्ट में ले रहे हैं क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। पहला प्रश्न आपके बीच है कि व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी या द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ रड इज नॉन एज
लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिंपल है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी इकाई लेंथ पर जितना चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, उसी को आप कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे इसे लैम्बडा से। लैम्बडा इक्वल टू फार्मूला हुआ Q अपॉन L। दिस इज फार्मूला ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और सिंपल है कि तो चार्ज कितना होगा उस इस रड पे, L लेंथ की रड पे चार्ज कितना होगा, तो यहाँ से L को काटिए, यहाँ मल्टीपल करिए, तो फाइनली आंसर आएंगे आपको Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। तो L लेंथ की रड पर चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा लैम्बडा इंटू L। इनका ऐसा ही मात्रक कूलम इंटू मीटर इनवर्स और डायमेंशन ITL⁻⁻1 होता है। ये सब बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। पिछले साल आपने देखा था कि आपसे पूछा गया था लीनियर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के डिफिनेशन के बारे में। अब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज नोन एज सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अर्थात क्रॉस सेक्शन एरिया या किसी एरिया पर फैले हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप कहते हो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू फार्मूला डिफिनेशन के आधार पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ यूनिट सरफेस। तो सिग्मा इक्वल टू ये फार्मूला हुआ। और डायमेंशन सिंपल है, चार्ज का IT एंड A का L²। जब इसे यहाँ से कट करेंगे, यहाँ लेके जाएंगे तो -2, अर्थात डायमेंशन निकल के आया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का ITL-2 एंड यूनिट हो गया कूलम इंटू मीटर टू द पावर -2 या कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिंपल है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज अर्थात द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ 3D कंडक्टिंग सबस्टेंस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहा गया कि अगर चार्ज आपको किसी कंडक्टिंग वॉल्यूम, गोला, स्फीयर, ये सभी चीज़ें जो आपके पास 3D सबस्टेंसेज है, अगर वो कंडक्टिंग है और उसको चार्ज देते हैं तो वो उनके 3 एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक्स पे, वाई पे, जेड पे, अर्थात LB/H पे। और LB/H जहाँ है वहाँ वॉल्यूम है, अर्थात आप कह सकते हो कि अगर चार्ज किसी बॉडी के, कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम पर फैली है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू फार्मूला होगा Q अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट होंगे कूलम अपॉन मीटर क्यू और डायमेंशन होंगे ITL⁻⁻3। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न को आप क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस AFLS। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मुख्य प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड रेखा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और आपको कहा जा रहा है अगर यहीं से 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ ली जाए कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो आपको उसमें आंसर देना है कि इफ दे डू सो देन वी विल हैव 2 डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी कारणवश 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करती है तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितने मिल जाएंगे, 2। और आप ऑलरेडी जानते हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींची गई टेंजेंट सिर्फ
1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। तो ये हो गया गड़बड़, क्योंकि इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्लियर कहोगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींची गई टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, और ये डायरेक्शन सिर्फ 1 होता है। इस प्रकार दो समविभवी तल, आप पूछोगे ये समविभवी तल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट्स देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा रीजन आपको वहाँ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वैसा ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ इंटरसेक्ट पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्राप्त होती है। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितने डायरेक्शन मिल जाएंगे आपको? 2, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, आप जैसे ही ये दो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफिनेशन होता है कि ऐसा प्लेन जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल का मान सेम हो। तो जिस समय ये ऐसा था उस समय पोटेंशियल तो सभी बिंदु पे यहाँ 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 समान था, बट जैसे ही इसको दूसरे प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन ने इंटरसेक्ट कर दिया, पोटेंशियल बदल गया, पोटेंशियल बदल गया। यहाँ की पोटेंशियल V1 हो गई और यहाँ की पोटेंशियल V2 हो गई, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो पोटेंशियल बदलना तय है। तो आपने यहाँ पे देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक बिंदु विभव सेम होता है, बट जैसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है पोटेंशियल का मान डिफरेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस सतह पर परपेंडिकुलर होता है, इंटरसेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट पॉइंट पर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आने लगती है, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाए कि दो समविभवी तल एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो वो भी आंसर आप लिख दोगे 2 मार्क में। या ये क्वेश्चन आ जाए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, वो भी बनेगा। और इसके साथ एक क्वेश्चन और मैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कह देता हूँ अभी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, उसका भी आंसर इसी प्रकार दिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये सभी बात फैक्ट क्लियर हो गया और आप उन सभी प्रश्नों को आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या कह रही है कि दीज लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो किससे ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से, अर्थात प्लस चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होती है, बट इनका टर्मिनेट कहाँ होता है, ये एंड कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज पर। आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ हाइपोथेटिकल लाइंस, काल्पनिक रेखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये अक्सर पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोट्स आपको मिल रहा है, आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझते जाएं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन 11, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, दोबारा सुने और अपने नोटबुक पर अरेंज करते जाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी है, हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी है, which is related with
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये रिलेटेड है आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया से पास हो रहा होता है। अगर आपके पास ये एरिया है, गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे होते हैं उसी से रिलेट है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैंने शुरू में ही बोला इट इज़ अ हाइपोथेटिकल फिजिकल क्वांटिटी, यह एक काल्पनिक भौतिक राशि होता है जो गिवन एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेट होता है, ना कि ये जो अभी मैंने दो लाइंस खींचा है, जिसे मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये लाइंस, इस लाइन से, रेड वाली लाइन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कोई लेना देना नहीं है। यह एक काल्पनिक भौतिक राशि है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज रिलेट, ये रिलेटेड है सिर्फ व सिर्फ किससे, सिर्फ व सिर्फ आपको ये वाला लाइन से, ये वाला जो गिवन एरिया से क्या हो रहा है, पास कर रहा है। अर्थात कोई भी एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहोगे, ना कि आप ये जो रेड वाले लाइंस जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहा जा सकता। किंतु जो लाइंस एरिया से पास हो रहा है, गिवन एरिया से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये तो फेराडे ने नॉन कंजर्वेटिव और नॉन मैथमेटिकली लोगों को समझाया था, बट बाद में इसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गया। यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। गिवन एरिया से जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही इंक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली डिफिनेशन का। मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई, क्योंकि आगे हमारे बीच एक और फ्लक्स आने वाला है जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स के को भी डिफाइन किया जाएगा, बट सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑलरेडी क्लियर समझ पाएंगे। तो मैथमेटिकली क्या कहा गया कि डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर का। हिंदी में आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा सदिश क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात फाई बराबर आप ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, डी ए मतलब हुआ छोटा सा एरिया और ए का मतलब हुआ एरिया बड़ा, यही तो है सिंपल लैंग्वेज। तो डॉट जैसे ही हटेगा तो आपके बीच आएगा ई ए कॉस थीटा, ए डी ए कॉस थीटा। अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस प्रकार, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड थीटा तीनों बात पर डिपेंड कर रही है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया वेक्टर, अर्थात एरिया अगर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज करेंगे, और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का समानुपाती हो रहा है, और ये फाई थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा के चेंज होने से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं इसके एसआई यूनिट का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रही है एरिया पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड पे, एट थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है। तो 2 मार्क में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ ली जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो आप आसानी से लिख पाओगे। ऐसे यूनिट हो गया आपको इस फार्मूला के आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम इनटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसे यहाँ से कट करके यहाँ ले जाएंगे तो कूलम
इन्वर्स हो जाएंगे। और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पर मात्रक लिखना चाहते हैं, ई बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैंने बताया था डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। इस आधार पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर। तो फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट अपॉन मीटर मल्टीपल एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यूनिट हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो 2 यूनिट यहाँ हमने दिखाया है। आई होप कि दोनों यूनिट को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट को समझ गए होंगे। डायमेंशन काफ़ी इजी है, आप न्यूटन अर्थात फोर्स का डायमेंशन रख दीजिए, मीटर स्क्वायर अर्थात एल स्क्वायर रख दीजिए, इसको कुलम का IT रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आपका डायमेंशन का फार्मूला प्राप्त हो जाएंगे। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा है कि ये कंडीशन कहा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू अगर 0 है, थीटा का वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 से कम है, तो आपको फ्लक्स पॉजिटिव प्राप्त होगा। बट थीटा अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स आपको 0 प्राप्त होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको नेगेटिव प्राप्त होगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, अर्थात आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों प्राप्त हो सकता है। आई होप कि आज आपको 11 क्वेश्चन तक क्लियर समझ में आया होगा। तो आज बच्चों यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।